नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग इस क्लास में हम लोग आज झारखंड बीईओ का देखेंगे दोस्तों। जो आप लोग को आगामी झारखंड बीईओ का वैकेंसी आने वाला है दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड बीईओ का इस क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? तो इसमें आज हम लोग सामान्य अध्ययन देखेंगे। जो आप लोग को सामान्य अध्ययन से आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आप लोग को 100 क्वेश्चन झारखंड बीईओ में पूछा जाएगा। जो आप लोग को लिए सामान्य अध्ययन बहुत ही बड़ा रोल रहेगा आप लोगों को झारखंड बीईओ में सिलेक्शन दिलाने के लिए। देखिए, झारखंड सामान्य अध्ययन में आप लोग को देखिए, इसमें आप लोग कंप्यूटर भी रहेगा और इसमें साइंस भी रहेगा और इसमें जो भी हिस्ट्री, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स होगा और जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये सभी आप लोग को सेशन सामान्य अध्ययन में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आज हम लोग इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, आज हम लोग इसमें देखेंगे झारखंड बीईओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आप लोग को झारखंड बीईओ में इसी टाइप से क्वेश्चन आने की परवर 100 संभावना रहेगा दोस्तों, देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और सभी क्वेश्चन का हम लोग एक साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो आप लोग को वैकेंसी झारखंड बीईओ का आने वाला है दोस्तों, जो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा झारखंड के स्टूडेंट को। जो भी बीएड किए हुए हैं वे सभी को बहुत ही बड़ा ये अपॉर्चुनिटी रहेगा कि बीईओ की फॉर्म भर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सालों के बाद झारखंड के बीईओ की वैकेंसी आएगा। इसीलिए आप लोग इसको तैयारी निरंतर पहले से करते रहिए, समझे। तो चलिए, आज हम लोग इसमें सामान्य अध्ययन को देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम में इसी टाइप से इसी अंदाज में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकेगा। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर प्रश्न में क्या है, तो देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। मतलब 7 बहनों का राज्य कौन सा एक राज्य नहीं है दोस्तों? तो ये त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या मिजोरम। तो ये कौन कौन सा स्टेट है जिसको हम लोग 7 बहनों के नाम से जानते हैं? तो वो इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें से एक कौन सा नहीं है? सिक्किम नहीं। जबकि त्रिपुरा हो गया, मिजोरम होगा, मेघालय और मिजोरम, ये सभी क्या है? 7 सिस्टर्स है, जिनको हम लोग बोलते हैं 7 बहनों। तो ये कौन कौन सा स्टेट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कौन कौन सा स्टेट है जो 7। देखिए, इसमें सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। कौन है? सिक्किम, याद रखिएगा। देखिए, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल, देखिए पूर्वोत्तर भारत में देखिए जो भी 7 सिस्टर है उसको देखिए कौन कौन सा है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर होगा, मिजोरम होगा, नागालैंड, त्रिपुरा, और ये सभी क्या है? 7 बहनों माना जाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है ये सभी स्टेट को। कौन कौन सा? अरुणाचल हो गया, असम होगा, मेघालय होगा, मणिपुर होगा, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी स्टेट को 7 बहनों के नाम से भी जाने जाते हैं। आप लोग 7 सिस्टर को मत याद रखें कि 7 बहनों के नाम से ये सभी राज्य को जाना जाता है। आप लोग इस टाइप से एग्जाम में आप लोग को पूछ देगा, तो आई होप अच्छे से जवाब दीजिएगा। अब देखिए कि सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब देखिए, सिक्किम स्टेट को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सिक्किम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। देखो, सिक्किम के बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा है? तो ये सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। देखो, सिक्किम को फलों का उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? सिक्किम को। अब देखिए, छत्तीसगढ़ संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? तो ये आप लोग को 1975 में जो संविधान संशोधन हुआ था, जो छत्तीसगढ़ से अलग होकर सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था। नया कब बनाया गया था? 1975 ईस्वी को बनाया गया था। आगे देखिए, हाँ, अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? कुंडनकुलम नाभिक विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुंडनकुलम नाभिक विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। कहाँ पर है ये?
तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। आगे देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि कुंडनकुलम नाभिक विद्युत परियोजना, रुकिए 1 सेकेंड। हाँ देखिए, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। देखिए कुंडनकुलम नाभिक विद्युत परियोजना ये कहाँ है? ये भी आप लोग का कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब देखिए काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? आप लोग को पूछ देगा, याद रखिए गुजरात में है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। अब देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से स्थापित भारत का पहला, देखिए भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। कौन है? तारापुर परमाणु ऊर्जा। ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है आप लोग को महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आगे देखिए इसमें क्या है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र ऊर्जा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। और इसकी शुरुआत कनाडा के सहयोग से हुआ है। किसका? तो ये रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये राजस्थान में। और किसके सहायता से हुआ है? तो ये हुआ है आप लोग को कनाडा देश के सहायता से ये संयंत्र हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा प्रश्न में क्या है कि देखिए निम्नलिखित में कौन सा DRDO के द्वारा विकसित एक मल्टीवेरल रॉकेट सिस्टम है? कौन सा है ये? त्रिशूल है, धनुष है, पिनाका है या पृथ्वी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा पिनाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? पिनाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो ये हो जाएगा पिनाका। देखिए पिनाका के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए 1 सेकेंड। हाँ पिनाका, देखिए पिनाका DRDO द्वारा विकसित एक मल्टीवेरल रॉकेट सिस्टम है। क्या है? रॉकेट सिस्टम है। पिनाका स्वदेशी तकनीकी में DRDO द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी माध्यम से ये तकनीकी को विकसित किया गया है, DRDO के माध्यम से किया गया है। देखिए इस रॉकेट का प्रक्षेपक को ARDO पुणे से निर्मित किया जाता है। अब इसके द्वारा मात्र 16 सेकंड में ही 100 से 100 किलो वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। किसको? पिनाका को। देखिए धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में एक है। इसकी मारक क्षमता 100 कितना है? 50 किलोमीटर। किसका? इसका मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। किनका? पिनाका का। अब देखिए क्या है? त्रिशूल कम दूरी का त्रिशूल जमीन का दूरी 0 से 12 किलोमीटर हवा में मारकर करने वाला एक प्रक्षेपण शास्त्र है। कौन है? पिनाका है। देखिए पृथ्वी जमीन पर मार करने वाला एक कम दूरी वाला बैलिस्टिक सिस्टम प्रक्षेपास्त्र है। देखिए अब देखिए इसका रेंज कितना है? तो इसका रेंज है 150 किलोमीटर से 450 किलोमीटर। इसका रेंज कितना है? 150 से 450 किलोमीटर। अब देखिए ब्रह्मोस भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया है। अब ये देखिए निर्भर भारत का प्रथम दूरस्थ परास्त समध्वनिक क्रूज मिसाइल है। कौन है? निर्भर, जो भारत का प्रथम दूरस्थ परास्त समध्वनिक क्रूज मिसाइल है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे देखिए क्या है? आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या है कि मंदिर से प्रश्न है। मंदिर से प्रश्न कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। आप लोग को पूछ देगा कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? केरल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है आप लोग को उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है ये? देखिए 1 सेकेंड।
हाँ, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे देखिए, हाँ, सबरीमाला मंदिर केरल नहीं, सबरीमाला मंदिर सॉरी केरल में नहीं, उड़ीसा में नहीं है दोस्तों। ये है आप लोग को सबरीमाला मंदिर, ये केरल में है। केरल में है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये केरल में है। थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब हो गया तो इसीलिए सॉरी, मिस्टेक हो गया था। ये उड़ीसा में नहीं है, केरल में है। तो आगे देखिए, अब देखिए सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित करता है। कौन? सबरीमाला मंदिर। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है। पहले क्या हुआ था कि इस मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को वर्जित करना, प्रवेश करना नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या किया गया कि इसको हटा दिया गया। देखिए, अब देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। इस मंदिर यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? 1984 में। इसीलिए आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में है। अब देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अब क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू पर स्थित है। अब देखिए, विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोग को उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? ये तो उड़ीसा में है। अब देखिए, अंकोरवाट मंदिर कहाँ में स्थित है, जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर के नाम से विकसित है? तो ये है कंबोडिया में है। कहाँ है? ये कंबोडिया में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 5वां नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इस चारों में से कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो वो देखिए कौन सा है। तो अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट या हुमायूं का मकबरा। तो इस चारों में से कौन सा है स्मारक जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? बुलंद दरवाजा दिल्ली में स्थित नहीं है, ये यूपी में स्थित है। यूपी में कहाँ है? ये फतेहपुर में है। कहाँ पर है? ये फतेहपुर में स्थित है। कहाँ पर है? ये फतेहपुर में स्थित है। और ये सभी अलाई दरवाजा हो गया, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा, ये सभी कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? ये दिल्ली में। आगे देखिए, हाँ देखिए, इसमें बुलंद दरवाजा दिल्ली में स्थित नहीं है। क्या है? हम बोले कि बुलंद दरवाजा दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन कराया था? तो अकबर ने गुजरात के विजय के उपलब्ध में करवाए थे। कौन करवाए थे? आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाए थे। आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर। देखिए, अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा और मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ये सभी कहाँ पर है? तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है। अब देखिए क्या है, अकबर का मकबरा सिकंदर कहाँ है? अकबर सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर? यूपी में। और कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में। अब आप लोग को पूछ देगा कि बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, करंट से क्वेश्चन है, आप लोग को करंट से भी क्वेश्चन आएगा झारखंड बीओ में। तो करंट से क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2024 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण सवती को, एच अच्युतन
ननबुद्दीरी को या चित्रा मुद्रुगल को या गुलजार जी को। तो 2024 में किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया है गुलजार जी को किया गया है। किनको किया गया है? गुलजार जी। गुलजार जी क्या है? तो ये एक कवि है। क्या है ये? कवि है। क्या है ये? कवि है। आगे देखिए, इसी में देखिए, अब देखिए क्या है कि प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान सदगुरु राम भद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है। ये देखिए, आप लोग याद रखिएगा 2024 में किन 2 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन कौन सा? ये होगा एक गुलजार जी और एक राम भद्राचार्य जी को याद रखिएगा। अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आप लोग को पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि ये साहित्यिक के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ। देखिए, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से के अलावा अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। पहले क्या होता था कि जो भी 8वीं अनुसूची में शामिल होता था भाषा, उन्हीं भाषाओं से रिलेटेड ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मगर अब क्या हुआ कि अंग्रेजी से में भी आप ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। अंग्रेजी भाषा में भी, लैंग्वेज में भी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे क्या है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन? 1965 ईस्वी में जो मलयालम के लेखक कौन है? शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। और कब? 1965 ईस्वी में सबसे प्रथम इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो मलयालम थे। मलयालम से रिलेटेड जो मलयालम लेखक है, जो शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो देखिए, मलयालम भाषा तो 8वीं अनुसूची में शामिल है ना, इसीलिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न में क्या है कि महात्मा गांधी को साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? अब बताइए, दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? आप लोग हिस्ट्री पढ़े हुए तो जरूर मालूम होगा। तो कौन सा जिला है? पोरबंदर है, नवसारी है, या सूरत है, या कच्छ है? तो ये कौन सा जिला है? तो ये है आप लोग को नवसारी जिला। कौन सा? नवसारी जिला है। कौन सा है? नवसारी जिला। हाँ, देखिए आगे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवासारी जिला में स्थित है। कहाँ है ये? तो नवासारी जिला में। अब देखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 18वें समर्थकों के साथ साबरमती स्थित में अपने आश्रम से लगभग कितने 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी प्रस्थान किए थे। अब क्या है, 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अब 5 अप्रैल को 1930 को गांधी जी को दांडी गांव पहुंचे थे। और दांडी गांव कहाँ है? तो ये नवसारी जिला में स्थित है। अब क्या है, 6 मार्च 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। कौन तोड़े थे? महात्मा गांधी ने। कहाँ तोड़े थे? 6 मार्च को, याद रखिएगा 6 मार्च। ये कौन सा दिन है? ये है आप लोग को 6 मार्च 1930 को जो दांडी के मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़े थे। कौन तोड़े थे? तो गांधी जी तोड़े थे। क्या है आगे? सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की मार्च तक और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम के मार्च से की है। तुलना की है। कौन किए हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। आगे देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसमें और क्या है कि तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी ने किया था तथा इन्होंने तंजौर के समुद्र तट पर चित्रिनापल्ली तिरुवन्नमपल्ली के वेदना नारायण तक यात्रा किए थे। कौन? ये श्री राज गोपालाचार्य सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देखिए, मालाबार में बायकॉम सत्याग्रह के नेता को केलपन के कालीकट के पन्नौर तक यात्रा किए थे। अब आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है क्या है ये नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किनका नारा है दोस्तों, ये किसने दिए हैं, किसने कहे हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या चंद्रशेखर आजाद। तो कौन कहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध और हम इसे लेकर रहूंगा? ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे। कौन बोले थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसमें क्या है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, ये नारा तो कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए इंकलाब जिंदाबाद कौन, और साम्राज्य का नाश हो, ये कौन दिए थे? भगत सिंह दिए थे। कौन किए दिए थे? भगत सिंह कहे थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी ने दिया था, जिसने भगत सिंह को आदि के लोकप्रिय बना दिए थे, ये नारा दिए थे। अब देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, इसका नारा कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूर्ण स्वराज आराम हराम, यह कौन कहे थे? ये जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। आगे देखिए क्या, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह राम विश्व मिल का एक लोकप्रिय बने थे इसी नारे के हिसाब से। अब देखिए इसका रचना बिस्मिल अजीम वादी ने किया था, जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचना कौन किए थे? तो ये बिस्मिल जो अजीम वादी ने किए थे। आगे देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनारा कौन दिए थे? तो इकबाल जी दिए थे। कौन दिए थे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिए थे इकबाल। आगे देखिए नवा क्वेश्चन में क्या है कि भारत, देखिए नवा क्वेश्चन में क्या है कि भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? तो शिमला में, दिल्ली में, लखनऊ में या रांची में। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आप लोगों को शिमला में स्थित है। कहाँ पर है स्थित? ये शिमला में है। अब देखिए कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो शिमला में है। अब देखिए केंद्र औषधि अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। अब देखिए भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये है आप लोग को देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। देखिए भारत मौसम वेधशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोग को पुणे में स्थित है। कहाँ पर है? ये पुणे में है। देखिए इंडियन लॉ रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पर है? रांची में। आप लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को इसको याद रखिएगा कि इंडियन लॉ रिसर्च संस्थान कहाँ पर? रांची पर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडियन लॉ रिसर्च संस्थान का स्थापना रांची में कब हुआ था? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना? अपने भाई बंधु सभी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका। अब आगे देखिए क्या है 10 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सा देश बिस्मेटक का सदस्य नहीं है? भारत, नेपाल, भूटान या मालदीव। तो कौन सा देश इसमें से एक नहीं है? तो 10 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये मालदीव। अब देखिए मालदीव बिस्मेटक का सदस्य नहीं है। रुकिए 1 सेकंड। देखिए बिस्मेटक सदस्य के देश के निम्न भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश और श्रीलंका और ये भूटान, ये सभी देश इसके सदस्य हैं। देखिए अब इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ये है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 6 जून 1997 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। यह एक क्षेत्र बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों स्थित इसके सदस्य हैं। जो भी बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है, जो भी बंगाल के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में जो इसके सदस्य हैं।
अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्रों को समान हितों के मामले पर सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन, आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स सभी सेशन से आप लोग या स्टैटिक जी के सभी से आप लोग को क्वेश्चन रहेगा। झारखंड भी हो सभी से आप लोग को क्वेश्चन रहेगा। तो क्या है क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी, आत्माराव पांडुराव, स्वामी दयानंद सरस्वती जी या राजा राम मोहन राय। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? आत्माराव पांडुरंग इसके संस्थापक है। कौन है? प्रार्थना समाज। हाँ देखिए प्रार्थना समाज के आप तो देख लें, आत्माराव पांडुराव इसके संस्थापक हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1800 कब हुआ था? 77 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। जो केशव चंद्र के सहयोग से M.G. राणे और आत्माराव पांडुराव और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसका स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1867 ईस्वी में। 67 ईस्वी में। देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राम है। अब देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी है। कौन है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी है। कौन है? ये स्वामी विवेकानंद जी है। अब देखिए ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। अब देखिए सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले है। कौन है? ज्योतिबा फूले है। अब देखिए हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय जी है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है कि आत्मीय समाज के संस्थापक कौन है, आप लोग रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, ये सभी आप लोग को पूछ देगा। और हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है, ये सभी आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे कोई भी वनडे हो या PCS लेवल क्वेश्चन में, ये सभी यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है। इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से देश स्थल रुद्ध है? तो कौन सा है? पराग्वे और बोलिविया है, चिली और इक्वाडोर है, गुआना और सूरीनाम है या ब्राजील और वेनेजुला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर को प्रश्न का? तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्या है, पराग्वे और बोलिविया दक्षिण अमेरिका में दो स्थलरुद्ध देश है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है बोलिविया। अब देखिए दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकीकृत देश उरुग्वे है। कौन है? उरुग्वे है। इक्वाडोर और कोलंबिया एवं ब्राजील भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका देश है। कौन है? दक्षिण अमेरिका देश है। देखिए इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया और ब्राजील भूमध्य रेखा पर कौन है? दक्षिण अमेरिका स्थित है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा तो आई होप अच्छे से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का पूछ देगा कि दक्षिण अमेरिका कहाँ पर स्थित है। आप लोग को ऑप्शन देगा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और कोई भी और ऑप्शन दे देगा और आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? ये तीनों को जहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कोंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। अब क्या है, दक्षिण अमेरिका में एक क्या है पाए जाने वाला कोंडोर पक्षी जो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कोई भी दूसरा पक्षी को देखता है तो वो फटाक से ये शिकार कर देता है। तो ये पक्षी का नाम याद रखिएगा आप लोग।
दक्षिण अफ्रीका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का उष्ण मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है, जो अर्जेंटीना है, और ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका देश में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। आगे देखिए, हाँ, पुस्तक से लेख क्वेश्चन है। पुस्तक से झारखंड में कोई भी एग्जाम होता तो पुस्तक से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में, झारखंड में कोई भी एग्जाम रहता है तो वहाँ से पुस्तक से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता। तो क्या है पुस्तक की? रजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो कौन है? कालिदास है, चंद्रबरदाई है, जयदेव है, या कल्हण है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक क्या है? तो आप लोगों को मालूम होगा कौन है? कल्हण जी है। कौन है? कल्हण है। आगे देखिए, इसी में हाँ, देखिए, इसका तो लेखक आप लोग जानते हैं कौन है? कल्हण है। कौन है? कौन है? कल्हण है। और कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत आदि के लेखक कौन है? ये कालिदास जी है। अब देखिए, गीत गोविंद और रति मंजरी के लेखक कौन है? तो ये कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव हो। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? क्षुद्रक है। कौन है? क्षुद्रक है। कौन है इसके लेखक? तो क्षुद्रक है। अब देखिए, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो अगो घोष है। कौन है? अगो घोष है। अब देखिए क्या है? साहित्य लहरी और सूरसागर के लेखक कौन है? तो ये सूरदास जी है। कौन है? इसको याद रखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। भिभियाई कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? भिभियाई। आप लोग को पूछ देगा कि बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो अगो घोष होगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? तो ये है क्षुद्रक है। और आप लोग को पूछ देगा साहित्य लहरी और सूरसागर किनकी कृति है? तो ये आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? ये सूरदास जी का है। किनका है? सूरदास का। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए, आप लोग के झारखंड सीजीएल में था कि पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछा जाता था, और पड़ोसी देश में आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ तट रेखा के बारे में भी आप लोग वहाँ जरूर पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय राज्य की मुख्य भूमि तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा उनका तट रेखा भूमि सबसे लंबी है? तो ये केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, या गुजरात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर प्रश्न का तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारत में गुजरात सबसे लंबी तट रेखा जिसकी कुल लंबाई कितना है? याद रखिए, कुल लंबाई भी आप पूछा जाता है। 1214.7 किलोमीटर है। कितना है? 1214.7 किलोमीटर है। देखिए, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा है, जिसकी लंबाई कितना है? 160.5 किलोमीटर है। कितना है? 160.5 है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा किनका? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश, जिसकी कुल तटीय लंबाई कितना है? तो ये 973.7 किलोमीटर है। कितना है? 973.7 किलोमीटर है। देखिए, भारत के 9 राज्य तट रेखा वाले हैं। वो कौन कौन से राज्य? वो देखिए, आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कि भारत में तट रेखा राज्य कितनों राज्यों से? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? 9 राज्य। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, केरल और पश्चिम बंगाल। ये सभी है भारत के 9 राज्य तट रेखा से में लगे हुए हैं। ये सभी आप लोग फिर देख लें कौन का? एक गुजरात होगा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल। ये सभी तट रेखा राज्य है भारत के। देखिए, भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो ये
1510.6 किलोमीटर है, जबकि भारत के मुख्य भूमि तट रेखा कितनी है 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों में शामिल करके कुल तट रेखा कितना है तो 7516.6 किलोमीटर है ये सभी तट रेखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन में आप लोग क्लियर हो रहे होंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये सभी क्वेश्चन आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक ना। देखिए, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये किस वर्ष में पारित किया गया था 1998 में, 1990 में, 1991 में या 1986 ईस्वी में। तो ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था आप लोग को 1986 ईस्वी में। कब किया गया था 1986 ईस्वी में। हाँ, अब देखिए क्या है कि भारत संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अब देखिए, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया था, जिसे अम्ब्रेला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसको, इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था। क्या है इसमें, क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, और कब किया गया था 2019 में। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण कब पारित किया गया था, याद रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा तो 1972 ईस्वी में। देखिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था 1927 ईस्वी में ये पारित किया गया था, भारतीय वन अधिनियम 1927 में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन सा है, जो जिला है, बारालाचा है, नाथुला है या जेलेपला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा जो जिला है। कौन सा है, जो जिला। देखिए, जो जिला दरार श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से दर्रा से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर दर्रा को टच करता तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही देता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका तो श्रीनगर और लेह के जोड़ती है। अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो A1A लेह को जो जिला दरार होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, तो ये राजमार्ग कौन सा है 1A जो लेह को जो जिला दरार होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ती है। अब देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत को चुम्बा घाटी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, चुम्बा घाटी को जोड़ती है। आप लोग को पूछ देगा तो चुम्बा घाटी आप लोग बताइएगा कि चुम्बा घाटी कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। देखिए, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को लद्दाख लेह से जोड़ती है। अब देखिए, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, बुर्जिल, तो ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ती है ये। अब देखिए, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है, जो जवाहरलाल सुरंग इसी दर्रा में स्थित है। कौन सा है, जवाहरलाल दर्रा। आगे देखिए, इसी में तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, भारत और म्यांमार का जो मणिपुर में। अब देखिए, शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। जो शिवकिला जो किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है शिवकिला शिमला और तिब्बत को जोड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल। और इस सेशन को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी को, अपने भाई बंधु, क्योंकि जो भी झारखंड के बीओ का तैयारी कर रहे हैं वो भाई बंधु पर सभी को पास ये सभी वीडियो जाए, जो अपने भाई बंधु के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सके। और आप लोग एक बार इस चैनल को जो हर एग्जाम में आप लोग जुड़े रहिए, और एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो।